नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। बुलेटिन में होगी देश और दुनिया की हर अहम खबर, राज्यवार समाचार और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। द्रौपदी मुर्मू होंगी जनजातीय समाज से आने वाली देश की पहली राष्ट्रपति। जीत के आंकड़े से ज्यादा मिले वोट। दिल्ली से ओडिशा तक जश्न का माहौल। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह। प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में 2 घंटे हुई पूछताछ। देश भर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। शुरुआती अवरोध के बाद संसद के दोनों सदनों में चली कार्यवाही। लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक पर टली चर्चा। सामूहिक संहार के हथियारों के वित्त पोषण को रोकने से संबंधित बिल पर राज्यसभा में हुई चर्चा। भारत इनोवेशन सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी। कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ अपने अपने वर्ग में शीर्ष स्थान पर। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर सबसे आगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अंतिम राउंड में पहुंचे ऋषि सुनक। सुनक का सीधा मुकाबला विदेश मंत्री लिज ट्रस से। विजेता की घोषणा 5 सितंबर को। और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले खबरों की शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव के साथ। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने तीसरे दौर की मतगणना के बाद अपनी बढ़त को और मजबूत कर लिया है। वो बड़ी जीत की ओर बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि तीसरे दौर की मतगणना के बाद उन्होंने जीत के लिए जरूरी 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। पहले दौर की मतगणना में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के मतों की गिनती हुई थी और इस दौर के बाद द्रौपदी मुर्मू ने 748 मतों में से 540 मत पाकर बढ़त बना ली थी। श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2161 वोट, जिनकी वैल्यू है 5,77,777 और सिन्हा जी को मिले हैं 1058 वोट, जिनकी वैल्यू है 2,61,062। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी सहयोगी कृति मिश्रा। कृति, आप लगातार सुबह से वहां बनी हुई हैं। पार्लियामेंट्री वोट्स को अगर देखें तो 748 मान्य वोटों में से 540 द्रौपदी मुर्मू को मिले और 208 विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिले हैं। अगर हम विधानसभा के रिजल्ट्स की बात करें तो वो भी अलग अलग फेजेस में सामने आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम वोटों की गिनती देखते हैं तो ये अभी निरंतर सिलसिला जारी है काउंटिंग का। लेकिन कहीं ना कहीं 68% ऑफ वोटिंग जो है वो हम देखते हैं कि मुर्मू के हक में है। क्या कहती है अब तक की काउंटिंग? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप दीक्षा। लगातार जो सुबह से 11 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें सबसे पहले सॉर्टिंग हुई जहां पे वैलिड और इनवैलिड वोट्स और स्टेट्स के हिसाब से लगाया गया। उसके बाद सबसे पहले एमपीज़ के जो वोट्स हैं उसे काउंट किया गया, जिन्होंने पार्लियामेंट में या फिर कहीं और अपने स्टेट में वोट दिया है। उसके बाद लगातार जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उससे स्टेट्स की काउंटिंग शुरू हुई। शुरुआत के दौर में सबसे पहले आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, वहाँ से लेकर काउंटिंग शुरू हुई और अभी हम पंजाब तक, अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो पंजाब तक की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। और इसमें हमारी मैथमेटिक्स बताती है कि 68% जो वोट्स हैं उसको ऑलरेडी जो एनडीए की नॉमिनी हैं, जो अब देश की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनने वाली हैं, उनको मिल चुके हैं वो वोट्स। और अभी लगातार जो हम अपडेट्स दे रहे हैं अपने दर्शकों को, फिलहाल जो यशवंत सिन्हा जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है जहां उन्होंने कहा है, आई हार्टली कांग्रेचुलेट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑन हर विक्ट्री ऑन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन जो सबसे बड़ा टेक अवे उनके एक चिट्ठी के साथ है वो मैं एक लाइन में अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। आई विल डू माई ड्यूटी एंड आई एम डूइंग माई ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन और द फ्रूट्स देयर ऑफ। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो यशवंत सिन्हा हैं, जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे, उन्होंने डिफीट कंसीड की है और कांग्रेचुलेट किया है जो एनडीए की नॉमिनी है द्रौपदी मुर्मू को। देखिए ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जो ट्राइबल इलाके से, जो ओडिशा के ट्राइबल इलाके से महिला उम्मीदवार जो एनडीए ने उतारा वो देश के सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति का पद है उसको ग्रहण करने वाली हैं। अभी जो ऐसा अनुमान है कि अगले 1 घंटे में शायद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, जहां अगले 10 और स्टेट्स और यूटीज़ का हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगा और तब हम स्थिति में रहेंगे बताने के कि फाइनली वोट्स जो वैलिड वोट्स हैं वो कितने पोल हुए, किसके फेवर में हुए और उन वोट्स की वैल्यू क्या है। तो फिलहाल तस्वीर तो साफ हो चुकी है, लेकिन फाइनल आंकड़े के लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दीक्षा।
इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कृति। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। तृणमूल कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगा। पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी मतदान में हिस्सा नहीं लेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने शुद्ध रूप से शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रूपरेखा तैयार करने के लिए नीति आयोग के करार पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु में विपक्षी दल एआईएडीएमके मुख्यालय एमजीआर मलिगई 10 दिनों के बाद फिर से खोल दिया गया। हिंसा के बाद पार्टी मुख्यालय को सील कर दिया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 1 अगस्त को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यह महापौरों का सम्मेलन है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश ने 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में हिंदू पक्ष की दलीलों को पूरी हो गई हैं और अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है। घरेलू शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन तेजी जारी रही। बीएसई सेंसेक्स 284 अंक से अधिक लाभ में रहा। निफ्टी भी 84.40 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। श्रीलंकाई संसद परिसर में बिजली गुल होने से राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण बंद हो गया। घटना की सीआईडी से जांच कराने का फैसला किया गया है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। विश्वास मत में प्रमुख गठबंधन सहयोगियों के हिस्सा नहीं लेने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। आखिरी प्रयास में 59.60 मीटर भाला फेंककर उन्होंने अपनी जगह बनाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंची हैं। वो Z+ सुरक्षा घेरे के बीच दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर विद्युत लेन में स्थित संघीय जांच एजेंसी के मुख्यालय पहुंची। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इसी मामले में 5 दिनों तक पूछताछ की गई थी। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के विरोध में पार्टी ने प्रदर्शन किया। अपनी नेता के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए पार्टी के सांसदों और कांग्रेस कार्य समिति सदस्यों ने सामूहिक गिरफ्तारी दी। लोकसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल में सदस्यों ने अपने अपने विषय रखे। सदन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन की कार्यसूची में सूचीबद्ध भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में सदस्यों की विशेष रूप से विपक्षी दलों के सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम है। उन्होंने आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर आज प्रस्तावित चर्चा को टाल दिया जाए। पीठासीन सभापति भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर चर्चा हो तो अच्छा होगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। क्योंकि आज सदस्य बहुत बड़ी संख्या में अनुपस्थित हैं और विपक्ष भी उपस्थित नहीं है, तो मेरा ये सुझाव और निवेदन होगा, बाकी अंतिम निर्णय आपका, कि बड़ा महत्वपूर्ण बिल है ये अंटार्कटिका को लेकर के। पहली बार इस विषय पर चर्चा होने वाली है और बहुत से ऐसे इसके पहलू हैं जो सबके ध्यान में आए, जानकारी रहे, उसका भी एक अपना महत्व है। तो क्या हम इसको आज ना लेकर के किसी और दिन ले सकते हैं क्या? महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के बीच सदन में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग दलों से सदस्यों से सवाल पूछे और संबंधित मंत्रियों ने उनका जवाब दिया। दोपहर 2 बजे सदन में सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। सदन में अधिकतर दलों के सदस्यों ने सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधेयक का समर्थन किया। सदस्यों ने कहा कि जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियारों से मनुष्य की रक्षा के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। चर्चा के बीच ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आसन से अनुरोध किया कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और सरकार चाहती है
कि इसकी चर्चा में विपक्षी सदस्यों को भी उनकी बात रखने का पूरा अवसर मिले। पीठासीन अध्यक्ष ने इसके बाद विधेयक पर चर्चा को स्थगित कर दिया। साथ ही सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। This is a very important bill which concerns the security, global security, all these aspects. And the government would like to have this bill passed with the participation of the opposition also. But unfortunately, the opposition is absent today. So I would suggest that if we wait for a day or two. नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन सूचकांक में कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ अपने अपने वर्ग में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर सबसे आगे है। केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। यह सूचकांक इनोवेशन क्षमताओं और पारिस्थितिकी तंत्र की जांच करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए रैंक जारी किए जाते हैं। देश में एक दिन में कोविड के 21,566 नए मामले सामने आए हैं, जो 152 दिनों के बाद आए संक्रमण के सबसे अधिक मामले हैं। बीते 24 घंटे में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 3,227 की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,48,881 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.34% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.46% है। संक्रमण की दैनिक दर 4.25%, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 4.51% दर्ज की गई है। वहीं कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 200 करोड़ 91 लाख खुराकें दी जा चुकी हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। एक पद, एक संस्था, संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार। क्या है शक्तियां, क्या है सीमाएं, जानेंगे संविधान सभा से लेकर अब तक का इतिहास। देखिए प्रदेश के संवैधानिक प्रधान पर विशेष श्रृंखला राज्यपाल, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्प्रे ड्राइड डिटर्जेंट पाउडर निर्माण इकाई और वितरण केंद्र का ऑनलाइन लोकार्पण किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया। साथ ही उन्होंने विकास का आश्वासन भी दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने आवास पर डीजीपी पंजाब पुलिस और गैंगस्टर रोधी टास्क फोर्स के प्रमुख सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें अपराध कम करने पर चर्चा की गई। बीजेपी विधायक जोशुआ डिसूजा ने गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस पद के लिए शुक्रवार को चुनाव होगा। गोवा के खेल मंत्री गोविंद गौडे ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश को अगले साल राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की मंजूरी मिल गई है। राज्य 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। टीएमसी ने कोलकाता में शहीद दिवस रैली का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर कई योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के कुम्हारी में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टेडियम का लोकार्पण किया।
साथ ही कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। रामबन जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन के कारण बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इससे करीब 1000 वाहन वहां फंस गए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में थल मुनस्यारी मोटर मार्ग क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन हुआ, जिसके कारण यातायात बाधित हो गया। और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो द्रौपदी मुर्मू के आवास पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू से मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली से उड़ीसा तक जश्न का माहौल है। कहीं ना कहीं अगर वोटिंग की बात की जाए तो वोटों की गिनती ये साफ कह रही है कि द्रौपदी मुर्मू अभी आगे चल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के आवास पर उनके साथ मिलने जा रहे हैं। साथ में जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री के साथ द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी है। तीसरे दौर की मतगणना अभी लगातार चल रही है। बहुत जल्द ये ऐलान हो जाएगा कि कौन होगा भारत का 15वां राष्ट्रपति। एक तरफ बड़ी जीत की ओर द्रौपदी मुर्मू, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पुष्प गुच्छ दे रहे हैं। साथ ही एक तरीके से बधाई की ओर इशारा है ये। बहुत जल्द भारत को अपने 15वें राष्ट्रपति का पता लगेगा। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन होंगे इसका ऐलान बहुत जल्द होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति होती हैं तो वो सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी और पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू के आवास पर उनसे बातचीत करते हुए, उन्हें बधाई देते हुए। सीधी तस्वीरें एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के घर से। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने तीसरे दौर की मतगणना के बाद अपनी बढ़त को और मजबूत कर लिया है। वो लगातार बड़ी जीत की ओर बढ़ रही हैं। काउंटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति चुनाव है उसका जो वोटिंग है वो 2 भागों में होती है। पहला भाग यानी कि पार्लियामेंट्री वोटिंग, इसके बारे में हमें पहले ही पता चल गया था क्योंकि 748 मान्य वोटों में से 540 वोटें द्रौपदी मुर्मू को मिली थी। और इन सीधी तस्वीरों के बाद रुख करते हैं अगली खबर का। गुजरात में लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश के कई जिलों को प्रभावित किया है। कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि भारी बारिश और पूर्णा नदी में जलस्तर बढ़ने से नवसारी जिला बुरी तरह प्रभावित है। महाराष्ट्र में बांधों के ओवरफ्लो होने की वजह से भी पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। दूसरे जिलों में भी जमाव की वजह से यातायात बाधित है। वहीं तापी जिले में तापी नदी पर बने उकाई बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले भी उकाई बांध से कम 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ओडिशा में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। बौद्ध, बलांगीर, बाड़गढ़, गजपति, गंजम, कंगमाल और कालाहांडी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जगत सिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, अंगुल,
और सुबरनारपुर के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। प्रदेश में सबसे अधिक बारिश कोटा में, दिगोद में दर्ज की गई है। साथ ही दौसा, झुंझुनू, धौलपुर, अलवर और चूरू में भी भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में अनेक जगह भारी बारिश का अनुमान जताया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी में बारिश का दौर जारी है, जिससे मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश और भूस्खलन की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य भर में 15 स्टेट हाईवे समेत कुल 175 मार्ग पर यातायात बाधित है। वहीं चमोली जिले में धूप खिलने के साथ ही हेमकुंड साहिब यात्रा बहाल कर दी गई है, तो फूलों की घाटी जाने वालों को इंतजार करना पड़ेगा। हरियाणा के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रदेश में पिछले कई घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। कई इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाल लिया है। प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने संसद भवन परिसर में 73 वर्षीय विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। उनके सामने देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने और महीनों से चल रहे व्यापक प्रदर्शनों के बाद कानून और व्यवस्था बहाल करने की चुनौती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को और विश्व को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न केवल मानवीय एजेंसियों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अन्य देशों को भी संकट से जूझ रहे इस देश की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का स्थान लेने के लिए अंतिम दौड़ में अपनी जगह बना ली है। ऋषि सुनक का सीधा मुकाबला विदेश मंत्री लिज ट्रस से होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के लिए अंतिम दौड़ में ऋषि सुनक और लिज ट्रस हैं। ऋषि सुनक 137 मतों के साथ टोरी सांसदों के 5वें और अंतिम दौर के मतदान में विजयी हुए, जबकि 113 सांसदों के समर्थन के साथ लिज ट्रस दूसरे स्थान पर रहीं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने पूर्वी डोनबास में भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन को और अधिक रॉकेट प्रणालियां, गोला बारूद और अन्य सैन्य सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है। दुनिया भर के करीब 50 रक्षा नेताओं के साथ डिजिटल बैठक खत्म होने के बाद अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि सहयोगियों और साझेदारों को युद्ध खत्म करने के प्रयासों को और तेज करना होगा। वहीं यूरोपीय संघ ने रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने और कुछ उच्च प्रौद्योगिकी की वस्तुओं के निर्यात पर लगाम लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय संघ के 27 राजदूतों ने इन कदमों का समर्थन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हफ्ते भर के अंदर इस बात पर विचार करने के लिए दूसरी बैठक बुलाई है कि मंकी पॉक्स को वैश्विक संकट घोषित किया जाए या नहीं। इसके साथ ही कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि अफ्रीका और विकसित देशों में संक्रमण फैलने के तरीकों में स्पष्ट अंतर होना किसी समन्वित प्रतिक्रिया को जटिल बना देगा। अफ्रीकी अधिकारियों ने कहा कि वह पहले से ही महाद्वीप की महामारी को आपातकाल मान रहे हैं। दुनिया भर में अब लगभग मंकी पॉक्स के 15,000 मामले हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों ने लाखों टीके खरीदे हैं, जबकि अफ्रीका को एक भी टीका नहीं मिला है, जहां मंकी पॉक्स का अधिक गंभीर प्रकार पहले ही 70 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इटली के वेनिस में नदी में प्रदर्शित कलाकृतियों की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।